ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। तो चलिए फटाफट अंदाज में रुख करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बेंगलुरु टेक समिट 2020 का शुभारंभ किया। बेंगलुरु टेक समिट का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह समिट आयोजित की गई थी। इस 3 दिवसीय खास कार्यक्रम में नए तकनीक के साथ महामारी के बाद आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। समिट में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन भी हिस्सा लेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के उनके 103वें जन्मदिन पर याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनका जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि कार्यकुशल प्रधानमंत्री और शक्ति स्वरूप श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती पर श्रद्धांजलि। पूरा देश उनके प्रभावशाली नेतृत्व का आज भी मिसाल देता है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने उन्हें याद करते हुए कहा कि विश्व भर में लौह महिला कहलाई जाने वाली भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी ने 1966 से 1977 के बीच लगातार 3 बार देश की बागडोर संभाली और उसके बाद 1980 में दोबारा इस पद पर पहुंची। पंजाब विधानसभा 2022 चुनाव में बीजेपी नई रणनीति के साथ उतरने वाली है। बीजेपी 1997 के बाद पहली बार पंजाब में बिना किसी गठबंधन खुद के बूते पर चुनाव लड़ेगी। 2.5 दशक बाद 2022 में पहला मौका होगा जब बीजेपी पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतारेगी। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से गुपकार अलायंस को गुपकार गैंग करार दिए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया सामने आई है। पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि गृह मंत्री का ये कहना बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने फारूक अब्दुल्ला के इतिहास को पढ़ा है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैंने कई मंचों पर अपने राष्ट्र का बचाव किया है। मैं राष्ट्र विरोधी नहीं हो सकता। बीजेपी की एकमात्र समस्या है जो उनके साथ नहीं है वो राष्ट्र विरोधी है, और जो बीजेपी में है वो देशभक्त है। कर्नाटक में बीजेपी सरकार में फेरबदल की कवायद शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा कैबिनेट विस्तार और मंत्रियों के विभागों में बदलाव को लेकर दिल्ली आ रहे हैं। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य के लोग मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन चाहते हैं, लेकिन शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की महाविकास आघाड़ी सरकार ऐसा नहीं चाहती। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रणधीर सिंह को आज प्रवर्तन निर्देशालय के सामने हाजिर होना है। ईडी इससे पहले रणधीर सिंह को 2 बार तलब कर चुकी है, लेकिन वो पेश नहीं हुए। बता दें कि फिल्मा उल्लंघन के मामले में ईडी रणधीर सिंह से पूछताछ करना चाहती है। यह मामला साल 2005-2006 के बीच विदेशों में अघोषित संपत्ति छुपाने का है। इनकम टैक्स की रिपोर्ट के आधार पर ईडी ने केस दर्ज किया था। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान जारी है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे स्थित नगरोटा में बाल टोल प्लाजा के पास ये मुठभेड़ हुई, जहां एक ट्रक में सवार 4 आतंकी जम्मू श्रीनगर हाईवे के रास्ते कश्मीर जा रहे थे। मुठभेड़ के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को भी बंद कर दिया गया है। जिस ट्रक में आतंकी आए थे उसका नंबर जम्मू कश्मीर का है और उसमें भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किए जाने की खबर है। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में मौजूद जैश-ए-मोहम्मद के 2 संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ अहम खुलासे हुए हैं। दोनों के फोन से 40 से ज्यादा पाकिस्तानी नंबर सेव पाए गए हैं। दोनों आतंकियों ने देश विरोधी नामों से कई व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखे हैं। इन ग्रुप में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी भी जुड़े हुए थे। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में इस हफ्ते तापमान गिरकर 7 डिग्री पहुंच सकता है। आज सुबह दिल्ली का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री दर्ज किया गया, वहीं अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा। देश में कोरोना के दैनिक मामलों में एक बार फिर वृद्धि दर्ज हुई है। पिछले 24 घंटे में 45,576 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 585 लोगों की मौत हो गई। देश में अब तक कुल 89,58,484 लोग इस खतरनाक वायरस की चपेट में आ चुके हैं। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 1,31,600 से ज्यादा हो गया है।
राहत की बात यह है कि संक्रमण मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 83 लाख के पार पहुंच गई। इसके साथ ही देश में एक्टिव केस की संख्या 4,43,000 के करीब हो गई है। दिल्ली में बुधवार को कोरोना वायरस के नए आंकड़ों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। राजधानी में एक दिन में संक्रमण के 7,486 नए मामले सामने आए, जबकि 131 मरीजों की मौत हो गई। एक दिन में कोविड-19 से मरने वालों की ये अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। इसके साथ ही दिल्ली में कुल मामले 5 लाख के आंकड़े को पार कर गए और मृतकों की संख्या 7,943 हो गई। दिल्ली में कोरोना संक्रमण को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। दिल्ली बीजेपी ने आरोप लगाया कि कोरोना की रफ्तार बढ़ती रही और केजरीवाल हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। बीजेपी के आरोपों पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सिर्फ लॉकडाउन ही उपाय नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सुविधाओं को भी बेहतर करना पड़ेगा। कोरोना के बिगड़ते हालात और मेडिकल स्टाफ की किल्लत को देखते हुए दिल्ली सरकार ने चौथे और 5वें साल के एमबीबीएस के छात्रों, इंटर्न और बीडीएस पास डॉक्टरों को कोरोना ड्यूटी में लगाने का फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने अपने सभी कोरोना अस्पतालों में मेडिकल डायरेक्टर्स को इजाजत दी है कि वे एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे छात्रों को कोरोना ड्यूटी में लगे डॉक्टरों की मदद के लिए नियुक्त कर सकते हैं। दिल्ली से नोएडा आने वाले लोगों का रैंडम कोरोना टेस्ट हो रहा है। नोएडा प्रशासन की मेडिकल टीम दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर मुस्तैद है और दिल्ली से नोएडा आने वालों पर रैंडम टेस्ट किया जा रहा है। हरियाणा के जिंद में एक स्कूल के 11 बच्चे और 8 शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सभी मामलों के सामने आने के बाद वहां हड़कंप मच गया। इंदौर की एक मशहूर ज्वेलरी शोरूम में 20 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जांच रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन अब दिल्ली पर इस शोरूम से खरीदारी करने वाले ग्राहकों को ट्रेस कर उनका टेस्ट कराएगा। बड़े देशों ने अब वैक्सीन की खरीद की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया है। भारत ने 150 करोड़ से ज्यादा डोज खरीदने की बात फाइनल कर दी है। 3 महीने में 76 गुमशुदा बच्चों को तलाश करने वाली दिल्ली के समयपुर बादली थाने में तैनात महिला पुलिसकर्मी सीना ढाका की पदोन्नति करके उनको अब एएसआई बना दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान कहा कि तय समय में फ्लैट न मिलने पर खरीदार ब्याज पाने के हकदार होंगे। कोरोना महामारी के चलते करीब 8 महीने से बंद उत्तर प्रदेश में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय 23 नवंबर से खुलने जा रहे हैं। योगी सरकार ने 23 नवंबर से उत्तर प्रदेश में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को फिर से खोलने का निर्णय लिया है, लेकिन इस दौरान केवल 50% छात्र ही मौजूद रह पाएंगे। लेह लद्दाख को चीन का हिस्सा दिखाने पर ट्विटर ने संसदीय समिति से लिखित तौर पर माफी मांगी है। ट्विटर ने अपने जवाब में कहा कि 30 नवंबर तक गलती में सुधार कर लिया जाएगा। केंद्र सरकार ने 20 साल पहले चोरी हो गई थी भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता की कांस्य मूर्ति तमिलनाडु सरकार को हवाले कर दी है। ये मूर्तियां ब्रिटेन में बरामद की गई थी। मुजफ्फरनगर में आबकारी विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से शराब की दुकानों पर छापेमारी कार्रवाई पर दुकानों में बिक रही शराब की पड़ताल भी की। गुंडलुपेट में सरकार के खिलाफ कर्नाटक किसान संगठन और हरित क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और बिजली बिल माफ करने के साथ नए मीटर लगाने की मांग भी की। कर्नाटक में सफाई कर्मचारी सरकार से लगातार पक्का किए जाने वाली मांग कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके सरकार उन्हें सिर्फ आश्वासन ही दे रही है। कर्नाटक के यादगारी शहर में किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसान बाढ़ के कारण बर्बाद हुई जमीन का मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। जांजगीर चांपा में नवीन पंचायत भवन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। यहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। हंसडीहा थाना क्षेत्र में छठ पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए छठ के पर्व को मनाने के बारे में चर्चा की गई। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि प्रदेश के सभी गांवों में युवा क्लबों के गठन की दिशा में हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संत कवि सूरदास, बाबू बाल, मुकुंद गुप्त और लोक कवि पंडित लखीमचंद की प्रतिमाओं का लोकार्पण किया। गौरेला में पुलिस ने अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया है। मुजफ्फरनगर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई। साहिबगंज में एक युवती की सड़क हादसे में मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को नेशनल हाईवे पर रखकर घंटों सड़क को जाम किया। साहिबगंज में पुलिस प्रशासन ने
वितरण प्रणाली राशन दुकान पर छापेमारी कर 4 डम मिट्टी का तेल जब्त किया है। गाड़ी के थाना परिसर में छठ पूजा को लेकर थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक बैठक की गई, जिसमें नदियां तालाबों में कोविड के नियमों का पालन करने के लिए कहा गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकारी के सदस्यों की बैठक हुई, जिसमें छठ महापर्व के सुरक्षित आयोजन को लेकर चर्चा की गई। कोप्पल में गैरकानूनी तरीके से रेत की चोरी की जा रही है। प्रशासन की मिलीभगत से हो रही रेती खनन और खराब क्वालिटी के प्रोजेक्ट का काम किया जा रहा है। कोसली में चोर पशुओं की चोरी करने में नाकाम हो गए। पुलिस को देख चोरों ने मवेशियों को पिकअप सहित छोड़ मौके पर फरार हो गए। बच्चों के यौन शोषण मामले के आरोप में सीबीआई की टीम ने एक जूनियर इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने जेई को 1 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। बागपत के गन्ना क्रय केंद्र की जमीनों को लेकर गांव के 2 पक्षों में आमने सामने आ गए। सूचना पाकर मौके पर जिला प्रशासन की टीम ने फोर्स के साथ पहुंचे और मामले को शांत कराया। सीएम के ट्विटर हैंडल पर मिलावटी मसालों की बिक्री की शिकायत मिलने के बाद झज्जर सब्जी मंडी में सीएम फ्लाइंग का टीम ने छापेमारी की और मसालों के सैंपल लिए। बहादुरगढ़ में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने नाबालिग पहलवान की हत्या के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बागेश्वर में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रशासन ने शहर में जागरूकता रैली निकाली और लोगों से लापरवाही नहीं बरतने को कहा। इनेलो नेता अभय चौटाला प्रदेश और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, बड़े बड़े औद्योगिक घरानों को लाभ देने के लिए कृषि कानून बनाया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, किसान को बर्बाद करना बड़ौदा में बीजेपी की हार का एक कारण है। जो प्रदेश विकास में आगे था वो अब विनाश में आगे है। प्रयागराज को एक और फ्लाईओवर की सौगात मिली है। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 2 लेन के फ्लाईओवर पाइल फाउंडेशन का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा, कोरोना काल में जब जनता को मुख्यमंत्री की जरूरत थी तब वह कुंभकर्ण की नींद सोए हुए थे। मुजफ्फरनगर में सड़क जागरूकता सप्ताह का परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस ने अधिकारियों ने शुभारंभ किया। इस तहत चालकों को ट्रैफिक के नियमों के बारे में जागरूक किया गया। तिब्बतियन यूथ कांग्रेस के प्रधान की अगुवाई में बाइक रैली निकाला जा रहा है। रैली के माध्यम से चीन के उत्पादों के बहिष्कार के लिए लोगों से आह्वान किया गया। देहरादून में आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों के लिए नगर निगम परिसर में 2 दिवसीय लोन मेला आयोजन किया गया। स्ट्रीट वेंडर्स योजना के तहत 10,000 का लोन ले सकते हैं। रुड़की में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गंग नहर किनारे 21,000 दीप प्रज्वलित किए गए। जनियाला में पैसे के लेन देन को लेकर युवकों ने कार के गैराज में जाकर फायरिंग की और कई कारों को तोड़फोड़ करा। सेंसेक्स 200 अंक से ज्यादा लुढ़क कर 43,950 अंक के नीचे आ गया। वहीं निफ्टी में भी गिरावट दर्ज की गई। सरकारी तेल कंपनियों ने एक बार फिर डीजल और पेट्रोल के दाम में कोई फेरबदल नहीं किया है। दिल्ली में पेट्रोल 81.06 रुपए पर और डीजल 70.46 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। माइलेज से समझौता न करने के लिए 10 एसी मोटरसाइकिलों की लिस्ट आई है, जिसमें अच्छा खासा 104 kmpl तक का माइलेज मिलेगा। जोमैटो ने एक नई सर्विस शुरू की है, जिसमें ग्राहक खुद अपना ऑर्डर पिकअप करने आ सकेंगे और कंपनी रेस्टोरेंट से कोई भी कमीशन नहीं लेगी। त्योहारी सीजन के बावजूद डोमेस्टिक एयर पैसेंजर की संख्या में भारी गिरावट आई है। यात्रियों की संख्या में एक साल पहले ही तुलना में 57.21% घटकर 52.71 लाख रह गई। हीरो मोटर कॉर्प ने 32 दिनों के फेस्टिव सीजन में 14 लाख से ज्यादा मोटरसाइकिल और स्कूटर्स बेचे हैं। कोरोना वायरस महामारी के बावजूद भी अच्छी खुदरा बिक्री हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र के यूको बैंक ने होम लोन पर ब्याज दर 0.25% घटा दी है। बैंक ने बयान में कहा कि संशोधित होम लोन पर ब्याज दर 6.90% शुरू होगी। निकासी भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश के तुरंत बाद लक्ष्मी विलास बैंक के जमाकर्ताओं ने 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम निकाल ली है, जिससे शेयर की कीमतें 0 हो गई। ब्रिटिश सरकार ने
2030 से नई पेट्रोल डीजल कार और वैन बिकने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही हाइब्रिड व्हीकल 2035 तक बिक सकेगी। प्रमुख क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन उछलकर $18,000 के पार पहुंच गया है। क्रिप्टो करेंसी ने इस साल अब तक करीब 160% का रिटर्न दिया है। दुनिया भर में अब तक 5,65,00,000 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से अब तक 13,53,871 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 6 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 10,801 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। चीन ने दावा किया है कि भारत से चीन निर्यात किए गए प्रोफेजन पॉर्फर मछली पैकेटों पर कोरोना के नमूने पाए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर राष्ट्रपति चुनाव में अपनी जीत का दावा किया। ट्रंप ने इसके साथ ही पूरे अमेरिका में चुनाव में धांधली का आरोप भी लगाया। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने गृह मंत्रालय के अधिकारी को बर्खास्त कर दिया है। बता दें कि गृह मंत्रालय के अधिकारी ने राष्ट्रपति पद के चुनाव को सुरक्षित बताया था। यूएई ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका। यूएई ने कड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान नागरिकों को विजिट वीजा जारी करने पर रोक लगा दी है। अमेरिका ने एक बार फिर तिब्बती धर्मगुरु को लेकर चीन पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि उसके पास अगला दलाई लामा चुनने का कोई धार्मिक आधार नहीं है। चीन ने पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का प्रोजेक्ट रोक दिया है। अमेरिकी कोर्ट ने अमेरिकी नागरिकों को $2 करोड़ का नुकसान पहुंचाने के आरोप में भारतीय कंपनी पर आरोप तय किए हैं। स्पेस एक्स और टेस्ला प्रमुख एलन मस्क दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। मस्क की संपत्ति ने अब तक सालाना आधार पर $82 अरब की बढ़ोतरी हुई है। अमिताभ बच्चन की फिल्म झुंड को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज पर बैन लगाने से इनकार कर दिया है। मिर्जापुर 2 में मुन्ना भैया के किरदार निभाने वाले देवेंदु शर्मा ZEE5 प्रीमियम और ऑल्ट बालाजी पर रिलीज की गई बिच्छू का खेल में नजर आ रहे हैं। रश्मि रॉकेट की शूटिंग के दौरान तापसी पन्नू बिना हेलमेट पहने बाइक चला रही थी, जिससे उनका चालान कट गया। फिल्म जुग जुग जियो का फर्स्ट लुक आउट हो गया है। निर्देशक राज मेहता की फिल्म जुग जुग जियो में वरुण धवन और कियारा अडवाणी पति पत्नी के किरदार में नजर आने वाले हैं। शाहरुख खान ने फिल्म पठान की शूटिंग शुरू कर दी है, जिसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इजिप्ट के स्टार स्ट्राइकर मोहम्मद साला और आर्सेनल के मिडफील्डर मोहम्मद अल नानी की दूसरी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। स्पेन ने जर्मनी को हराकर नेशंस लीग फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। स्पेन ने 6-0 से यह मुकाबला जीता है। इंग्लैंड की सीरीज से पहले साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद संपर्क में आए दो खिलाड़ी भी केप टाउन में आइसोलेट हो गए हैं। 2022 में होने वाले बर्मिंघम राष्ट्रीय मंडल खेलों में महिला T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए मेजबान इंग्लैंड को डायरेक्ट एंट्री दी गई है। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी वनडे और T20 मैचों में खेलने पर संशय बना हुआ है। टीम मैनेजमेंट उन्हें लिमिटेड ओवर की सीरीज में रोटेट कर सकती है। फिलहाल के लिए रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।